हाय निरुद्ध, होप यू आर डूइंग वेल। कैसा चल रहा है सब कुछ? आई मीन यू हैव सिलेक्टेड फॉर शार्क टैंक नाउ, तो कैसी वाइब है? आई मीन पूरी टीम एंड ऑल और फ्यूचर प्रोजेक्शंस। पहली बात तो कभी सोचा नहीं था हमने कि जिस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं उस प्रोग्राम में कभी हम लोग जा भी पाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना, आई मैनिफेस्टेड इट एंड इट हैपेंड। सो दिस इज अ सरियल एक्सपीरियंस। अभी भी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं टीवी पे आ चुका हूँ करके। एंड बहुत हमारा पूरा स्टाफ पम्प्ड अप है, लोग पम्प्ड अप है, क्लाइंट्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ अस बेसिकली। तो हमारे क्लाइंट्स हमको कांग्रेचुलेशन करने से ज्यादा वो हमको प्राउड प्राउड बता रहे कि कितना प्राउड फील करते हैं वो कि हमसे जुड़े होने का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। सो बिफोर वी गो अहेड और डिटेल्ड में जानने के लिए कि शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वहाँ के जजेस कैसे होते हैं, किस चीज़ को देख के वो वैल्यूएशन देते हैं, किस चीज़ पे देख के वो आप आई मीन पैसे लगाते हैं आपके स्टार्टअप में, ये जानने से पहले वी वुड लाइक टू नो कि आपका बिजनेस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट यू हैव। ओके, सो मेरा ये जो सर्विस है ये एक्चुअली हम लोग सोसाइटीज और जो स्कूल्स होते हैं, सपोज हम सब लोग स्कूल जाते थे एंड स्कूल के बाद 3 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं होता है। वहाँ पे बस एक वॉचमैन होता है और इतनी बड़ी करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठप रहता है। तो हम लोग क्या करते थे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके बच्चे को एक क्वालिटी कोचिंग देते थे, क्योंकि सबसे अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट से भी अच्छा है जो है वो है प्राइवेट स्कूलों में। और वी यूज टू यूटिलाइज दैट आफ्टर द स्कूल आवर। एंड जो सोसाइटीज होती है, जिनकी एम्यूनिटीज होती है, जिसके नाम पे वो फ्लैग बेचते हैं अपने, वो एम्यूनिटीज का कोई, क्योंकि स्पॉट स्पोर्ट यार विदाउट एनी टेनिस सीखे हुए कौन खेल सकता है, उसमें क्रिकेट चलता था। तो हमने उन्हीं फैसिलिटीज को यूज किया, सोसाइटी और स्कूल्स के लिए रेवेन्यू जनरेट किया, बच्चों को क्वालिटी कोचिंग दिया। और ये हमने लूपहोल देखा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये स्पोर्ट्स में क्यों अच्छे है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज है। और इंडिया की सारी फैसिलिटीज कहाँ पे थी? अर्बन सिटीज में वो थी, स्कूलों में और सोसाइटीज में, और जो कि बंद रहती थी आफ्टर सर्टेन आवर। तो हमने वो ही बंद हुई फैसिलिटीज को यूज किया एंड बच्चों को खिलाया, एंड उसमें से कुछ रेवेन्यू ओनर के साथ शेयर किया एंड कुछ रेवेन्यू हमने रखा। तो दिस इज हाउ सब लोग विन विन सिचुएशन में आ गए। तो आपने इसी से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है, एबीसी फिटनेस फॉर्म। एंड ये स्पेशलाइज्ड है बास्केटबॉल के लिए। हम लोग ज्यादातर बास्केटबॉल खिलाते हैं क्योंकि वो मेरा स्पोर्ट था, एंड बाकी हम लोग सब स्पोर्ट खिलाते हैं, लेकिन 70% कहीं बास्केटबॉल का ही हम लोग बास्केटबॉल सिखाते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस आइडिया की, तो हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया? ये बड़ी फनी स्टोरी है। मैंने इंजीनियर था, और सॉरी बेरोजगार इंजीनियर था, तो मेरे पास जॉब नहीं था। तो बेरोजगार इंजीनियर क्या करता है? दो ही चीजें करता है, एक तो एमबीए के लिए पढ़ना शुरू कर देता है अगर घर से अच्छा हो तो, या फिर यूपीएससी की तरफ लग जाता है। तो ना मैं घर से स्ट्रांग था फाइनेंशियली, और ना मैं दिमाग से स्ट्रांग था, तो मैं यूपीएससी भी नहीं कर पा रहा था और एमबीए भी नहीं कर पा रहा था। तो घर पे एक दिन ताना खाया कि पेट्रोल के पैसे आज से मिलेंगे नहीं, तुम तुम्हारा कुछ जुगाड़ कर लो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा बहुत ठीक था मेरा। तो मेरा यही था कि बस पेट्रोल का खर्चा निकला है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाना है, चाय वाय का खर्चा निकला है, बस बहुत है। तो मैंने 5,000 रुपये 3,000 रुपये बेसिकली होम ट्यूशन शुरू किए। एंड होम ट्यूशन मैं एक सोसाइटी में जाता था एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने के लिए। अराउंड 7th में था वो बच्चा। तो आधा घंटा पहले जाके उसके सोसाइटी में बास्केटबॉल का कोर्ट था, तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैं तो वेला ही था दिन भर, तो मैं आधे घंटे जाके पहले बैठता था। तो बच्चे खेलते थे, देखता था अच्छा है, तो मैं उनके साथ खेलने लगा, फिर उनको धीरे धीरे सिखाने लगा कि यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। फिर एक दिन एक पेरेंट आया, बोला सर उसको सिखाओ, ये लो 500 रुपये। मैं इतना खुश हो गया, मैं बोला यार सिखाने खेलने के पैसे मिलते हैं, सिखाने के पैसे मिलते हैं स्पोर्ट्स में। फिर एक को देख के दो आए, दो को देख के 3 आए, फिर ऐसे ऐसे वो सोसाइटी के 50 बच्चे मेरे पास आ गए। और वहाँ पे ग्रेट। मैं होम वो होम ट्यूशन से पढ़ाता था, उसके पहले फिर हम 1 घंटा पहले आके बच्चों को सिखाने लग गया। फिर दूसरी सोसाइटी से आया था, हमारे पास भी एम्यूनिटीज है, वो टेनिस कोर्ट है, उधर क्रिकेट चलता है, वो पोल विकेट यूज करते हैं, एंड नेट तो पता नहीं कहाँ है, तो मैंने उसको ही थोड़ा साफ करवाया, नेट लगवाई, एंड टेनिस के कोचेज एक हायर किया एंड टेनिस सिखाने लग गया। तो ऐसे करते करते हम वर्ड ऑफ माउथ फैल गया कि अरे क्या है कि जो घर पे सिखाने आते हैं, यू नॉट टू गो टू एनी ऑफ द स्पोर्ट्स अकेडमी नियर बाय, जो कि महंगे महंगे थे, हम लोग उनके आधे रेट में उनकी सोसाइटी में जाके ये करते। फिर एक स्कूल से ऑफर है, बोला सर 3 बजे के बाद हमारे स्कूल में ना ये कुछ नहीं चलता है, धूल खाता है सब कुछ। मैंने बोला अरे
मैं सिखाता हूँ ना बच्चों को वहाँ पे, तो 3 बजे के बाद मैंने स्कूलों में जाने लगा। तो जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको तो वही चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए हमारा नॉन वर्किंग आवर्स के लिए। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। वो मैंने उनको करवा कर दिया, तो हमारे रेवेन्यू में से कुछ रेंट रेंट बेसिस पे लिया एंड वो सिखाने लग गया। तो एक चीज नोटिस की मैंने कि अपने पास ना फैसिलिटीज गवर्नमेंट से ज्यादा ना प्राइवेट सेक्टर में, जो कि है प्राइवेट सोसाइटीज और प्राइवेट स्कूल्स, ये जो था इसको बस क्या है कि ये वेस्ट हो रहा था, उसको यूज किया। एंड बस केवल पुणे में ही अराउंड इतना बड़ा बिजनेस मिल गया हमको कि आज मेरे पास 85 लोगों का टीम। ओह दैट्स ग्रेट मैन। और वो जो आपका एक मीम बहुत वायरल हुआ है कि अब इंजीनियरिंग के बाद क्या करोगे, तो हमने सोचा इंडिया में लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि करना क्या है। गजब बेइज्जती। विजय आपको एक सच बात बताओ क्या, वो ना कुछ प्लान लेता भाई, सच में वो ना निकल गया वो, मतलब वो ऐसा था दिल कि से निकला हुआ वो है। किसी ने पूछ लिया और मैं भरा पड़ा था बस कि बताने के लिए क्या किया। तो मैंने सोचा क्या किया भाई, घर पे था वो, एक साल वही सोचा कि क्या, और मेरे से बहुत होंगे वो सोचते होंगे क्या रे क्या आगे करना क्या है। तो लोग इंडिया में वही होता है, पहले इंजीनियरिंग करते हैं बाद में फिर लोग सोचते हैं कि अरे आगे करना क्या है। वो तो वो दिल से निकला वो शायद, वो ना बहुत सारे लोगों ने ये क्या रिलेट किया, उनको ना ऐसा लगा कि बहुत यार ये तो मेरी स्टोरी है। रिलेटेबल है, वो रिलेटेबल है, और जो चीज़ रिलेटेबल होती है वो लोग बिना सोचे शेयर कर देते हैं, एंड दैट्स द थिंग। मेरे ख्याल से वो वायरल, बहुत वायरल चला गया। यस, और वो एक चीज थी, मुझे लगा था कि यार जो कंटेंट वायरल होगा या फिर वो होगा वो तो उन्होंने एडिट कर दिया, वो तो दिखाया नहीं। मेरे साथ ऐसा स्टोरी हुआ कि वो ना मेरी लव स्टोरी पूरी शूट हुई थी उधर, मेरी बाय द वे इंटरकास्ट मैरिज है। तो मेरी लव स्टोरी थी, मुझे लगा था कि वो ड्रामेटाइज करेंगे। आई एम सो, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले में मेरे आंसू भी निकल आए थे, रो दिया था मैं। तो मैं स्कैर्ड था कि ये लोग ना मेरे को वीक ना दिखा दे यार, क्योंकि मैं नेशनल टीवी पर रो रहा हूँ, मेरे को नहीं, मेरे को सिंपैथी नहीं बेचनी मेरे को। तो मैं उसके पीछे था कि मैं फिंगर क्रॉस करके था एयरिंग की, बस ये ना दिखाए करके। और मुझे 99% श्योर था कि ये लोग ड्रामा बेचेंगे टीआरपी के लिए, लेकिन लकीली इन्होंने किया नहीं वो, मतलब इन्होंने बिजनेस दिखाया बस क्या बिजनेस है करके। एंड रहा वो इंजीनियरिंग का पार्ट, वो तो मुझे पता भी नहीं था कि वो तो मुझे लगा कि मैं तो सच बोल के आया, मैं तो सिर्फ वो तो कुछ कंटेंट ही नहीं बन सकता है करके, वो तो सच बोल के आया हो करके। बट तो ट्रेमेंडसली। और भैया और एक मैं आपको बात बताता हूँ, वो डायलॉग के बाद ना जजेस से ज्यादा कौन हंस रहे, जो कैमरामैन का पूरा फ्री था ना, जो वॉलेंटियर थे पूरे, सबके सब इंजीनियर थे। वो जो बैठते थे ना कैमरामैन, मेरा मेकअप दादा से लेके पूरा वो जो पूरा टीम था उनका, वो सबके सब उनमें से 80% इंजीनियर थे। वो अपना कैमरा छोड़ के ऐसा तालियां बजाने लगे और मैं उधर देखने लगे की तरफ। वो एक पूरा प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने वो रुकाया, साइलेंस का कॉल दिया, फिर आगे का एपिसोड वही हुआ। और लिटरली ना वो एक्चुअली हर किसी इंडियन के दिल से कनेक्ट हुआ है, वो हर एक इंजीनियर से कनेक्ट हुआ है, एंड दैट्स द रीज़न वो बहुत ज़्यादा वायरल चला गया। तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट कि जैसे अभी एज यू सेड यू हैव अ टीम ऑफ 85 पीपल, राइट? तो शार्क टैंक के पहले भी 85 ही पीपल थे, या शार्क टैंक के बाद इतनी अभी हम लोग के मेरे कंटेस्टेंट से बात हो रही है, तो वो लोग तो बता रहे हैं कि जिस टाइम वो एयर हो रहा है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग इतना सर्च कर रहे हैं, उनको 20-20 मिनट में उनका अमेजोन का स्टॉक खाली हो जा रहा है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट सबसे सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। वो झट से उनके क्या बोलते हैं उसको, हायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है ना, शार्क टैंक के बाद इतनी बूम होती है, मतलब उतने ऑर्डर्स आते हैं और आधी जनता तो क्यूरियोसिटी से ऑर्डर करती है वो, कह रहे शार्क टैंक का प्रोडक्ट है, हमको यूज करके देखना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट सीजन में भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे जिनका मैंने खुद पर्टिकुलरली ना अमेजन पे जाके बाय किया है, जैसे वो बनाना चिप्स थी और वो पॉप स्टिक्स थी, तो ये सारी चीज़ें। वो तो अरे मैं तो खुद कंटेस्टेंट हूँ, मैं तो खुद देख के वो करवा रही है ये क्या है करके, तो क्यूरियोसिटी से ही होता है। लेकिन एक रिलेट ऐसा हुआ है कि मेरा सर्विस इंडस्ट्री था, तो उसकी वजह से मेरा इतना ड्रास्टिक ग्राफ नहीं बढ़ा। मेरे को ना पॉकेट नेशनल टेलीविजन पे 12 मिनट की ये मिल गई, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी फ्यूचर है वो लोगों को लगने लग गया है। लेकिन फिर मेरा शार्क टैंक की जो वॉलंटियर टीम होती है, जो टीम की जो बिजनेस टीम होती है, उनका फोन आया था, तो देवर आस्किंग मी कि अरे आपका धंधा कैसा हुआ फिर शार्क टैंक एयर होने का। मैंने बोला भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, बस लोग पहचानने लगे
लेकिन ऐसा इसमें कोई सर्विस इंडस्ट्री की वजह से होने से इतना कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे एक चीज बताई जो कि हिट करी, वो ये थी कि आपकी सर्विस इंडस्ट्री है ना, वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, आपको इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा आपको। और जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है वो ऐसे ऊपर चलती है और फिर धीरे धीरे नीचे जाती है। वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री का कैसा है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री का थर्ड वेव की तरह है, मतलब फटाक से ऊपर बढ़ेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई पार्टिसिपेंट जिसका एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है या कोई एक अच्छा टेक से रिलेटेड भी स्टार्टअप है, और अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आके दिख जाता है, आई मीन अगर उसकी विजिबिलिटी हो जाती है, तो उसे जितने की फंडिंग नहीं मिलती मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा की उसकी मार्केटिंग हो जाती है। एम आई राइट? आपको एक सच बात बताओ तो लोग फंडिंग के लिए आते ही नहीं है यहाँ पे, लोग आते अच्छा। हैं मार्केटिंग के लिए। मैं जहाँ तक कभी मतलब जितने लोगों से मिला हूँ मैं उतना बताता हूँ कि लोगों को एक ही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि उनका एपिसोड टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए वो लो वैल्यूएशन में भी डील करके आ जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो क्रू रहता है वो समझाता है, वो एडवाइस देता है एक्चुअली हमको कि अगर आपके टेलीकास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपको डील मिल जाती है। और हमने भी देखा है कि 60 to 70%, वो मैंने भी स्टडी किया था सीजन 1 में 60 to 70% जो टेलीकास्ट हुए हैं वो फंडेड है करके, और बाकी फिर उसको अनसीन पिक्चर्स में दिखा देंगे यूट्यूब पे रिलीज करके या फिर सोनी लिव पे रिलीज करके। तो इसलिए लो वैल्यूएशन है, लेकिन वो कंटेस्टेंट को इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको वो सब आते हैं मार्केटिंग के लिए वहाँ पे कि उनका ब्रांड फेमस हो जाए। एंड विजिबल हो जाए। वैल्यूएशन तो, और वैसे भी वैल्यूएशन अगर वो हैंडशेक डील होती है, मतलब आप बाद में भी आप बैठ के उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, आपके स्टाफ के साथ बैठ के आप नेगोशिएट कर सकते हैं। यू मीन टू से कि जैसे जो टीवी पे, मतलब जो आपका एक्चुअल डील हुआ है जो टीवी पे रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके बाद भी मैं उसमें अप एंड डाउन कर सकता हूँ, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। दैट इज, वो जो चेक मिलता है वो डमी चेक मिलता है। एंड मैं आपको थोड़ी देर में चेक दिखाता हूँ मेरा, वो डमी चेक होता है, उस पर क्या लिखा होता है मैं बताता हूँ वो। एंड रही बात इसकी, वो जो डील होती है वो हैंडशेक डील होती है, मतलब आप मना भी कर सकते हो बाद में जाके, या फिर उसमें कोई नेगोशिएट भी कर सकते हो अगर आपके स्टाफ और आप डील में ये हो तो। और मुझे तो पहले खतरा ये था कि ये सपोज मेरे साथ पीयूष बंसल है, उनका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें सीजन 1 के इन्वेस्टमेंट है, उनके पास सीजन 2 के इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब में इक्वली टाइम डिवाइड भी करेंगे। फिर उनकी फैमिली है, तो सब में टाइम कैसे डिवाइड होगा, बंदा एक ही है करके। फिर वो तो एयरिंग, और हमारे पास शार्क के नंबर भी नहीं थे, बस एक बार एयरिंग किया तो फिर किसी के नंबर नहीं होता हमारे पास, सब कम्युनिकेशन मेल पे होता है। तो उनकी टीम से एक दिन फोन आया कि मैं तपीश सर की टीम से बात करो, सो आई हैंडल हिज इन्वेस्टमेंट एंड वगैरह वगैरह। तो मेरी जहाँ तक बाकी कंटेंसर से बात हो रही है, उनके सारे स्टार्क्स की टीम ही उनसे डील कर रही है। बट कुछ कुछ स्टार्क्स जो रहते हैं वो कंटेस्टेंट को अपने पास बुला रही दिया है। मैंने अभी देखा है कि अमन गुप्ता ने उनके ऑफिस में बुलाया लोगों को। बेस्ट पार्ट वॉज, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे साथ में पीयूष बंसल है, क्योंकि वो जैसा बंदा नहीं, मतलब आई एम नॉट क्या बोलते हैं उनको, वो बंदे ने हमको उसके घर पे बुलाया, दिल्ली में बुलाया। जैसे कि कोई होता तो बोलते अरे मेरी टीम के साथ बैठो, दिस इज लाइक ये सब हैंडल कर लूंगा। उन्होंने संडे को हमको बुलाया, उनके पर्सनल टाइम संडे को बुलाया। वी हैड पिज्जा इन द वन प्लेट एंड कॉफी पिया, 1 घंटे दिया था, 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए ये नहीं, और कंधे पे हाथ रख के बात की एंड भाई भाई करके ऐसे बात की, ऐसे लग रहा था कि मैं किसी मेरे ना बड़े भाई के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ सर। तो इतना हम्बल बंदा है, इतना हम्बल बंदा है ना, इससे शायद तो इतना बड़ा है। एंड मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। पहले ना मुझे लगा था कि मैं पुलिस से हूँ तो नमिता मुझे फंड करेगी, लेकिन पीयूष बंसल से मेरा बात हुआ। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए कि नहीं, मेरा ना संडे को पीयूष सर से बात हुआ, वो मेरे साथ पर्सनल टच में है। एंड ही इज लाइक हम लोग व्हाट्सएप करते रहते, कॉलिंग करते रहते हैं, एंड वो बंदा फोन उठाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैं जागीरदार हूँ, मैं यू टॉक टू माय टीम आई विल गेट बैक टू यू, बिल्कुल ऐसा नहीं वो बंदा। ऐसा है ना, दैट मीन्स कि शार्क टैंक के बाद सबसे पहले एक सिक्योरिटी होती है हर किसी, मतलब एक इनसिक्योरिटी होती है हर किसी के माइंड में कि डील लेने के बाद क्या शार्क्स अपना टाइम दे पाएंगे कि नहीं। एंड
पीयूष इज वन ऑफ द काइंड पर्सन, यू नो, कि सबसे मेजर जो एक, यू नो, सबसे लोग जाते हैं कि नहीं यार मुझे एक सपोर्ट मिल जाए। मैं हिला कब पता है क्या विजय, पीयूष से मेरा बात हुआ ना, तो आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। नहीं, मैंने बोला उसको, सर आई विल बी द बिगेस्ट इन्वेस्ट, आई विल बी योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा उनको बोल रहा था कि सर यू हैव डन द, यू हैव मेड अ राइट चॉइस वगैरह। उसने उसने बोला भाई रुक तो रुक, I have not invested in you to make money. I have Lenskart with me. I have many other personal investment to make money, but I am there with you for a vision, and I have bet on you. I am not here to make money. मैंने एक ही जिंदगी में स्पोर्ट खेला, वो है बास्केटबॉल। मैं से कहीं कनेक्ट हुआ, मैं उस टाइम पे जब उसने बोला ना कि मैं तेरे पास पैसे बनाने के लिए नहीं जुड़ा हूँ, और मुझे शौक कब लगा पैसे बनाने भी नहीं, उसको फिर भी टाइम दे रहा है एंड अच्छे से वो खुद इंटरेस्ट ले रहा है, खुद लोगों से बात कर रहा है मेरे लिए, अपने कनेक्शन ले रहा है। तो मुझे तब उस बंदे के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट आई कि यार ये ऐसा नहीं है। जो उसके जो यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियो देखे उसमें बताते हैं द डार्क साइड ऑफ शार्क एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है ये बंदा। बाकी शार्क तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिस गाय इज गेम ऑफ होता है। ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है जो आपने भी आंसर किया। दैट मीन्स कि यू नो एक शार्क टैंक में जाने के हर किसी के दो ही रीजंस होते हैं मेरे ख्याल से। पैसा सबसे थर्ड आता है, फर्स्ट यही आता है कि उसको अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग मार्केटिंग मिल जाए। सेकंड कि इतने पावरफुल शार्क्स हैं जो कि 500,000 2,000 7,000 करोड़ की कंपनीज बना चुके हैं, तो उनसे सपोर्ट मिलना इज़ अ यू नो, और उनके कनेक्शंस मिलना वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से, जो इतनी सारी ऑडियंस अप्लाई करती है शार्क टैंक के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, पैसा तो एक थर्ड है कि हाँ चलो ठीक है जितना भी उठाएंगे उठा लेंगे, दैट्स करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस पूरे शार्क टैंक का, और बहुत सारे लोगों ने गूगल भी किया है। इस शार्क टैंक स्क्रिप्टेड, क्या जो सारी चीज़ें चल रही है शार्क टैंक में जो हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है, क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड है? सो वो बिल्कुल 1% भी वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हमको पता ही नहीं होता है कि आगे मतलब क्या बोलना है क्या नहीं। हाँ, लेकिन वो जो 3 मिनट की जो स्क्रिप्ट होती है, जो पिच होती है, वो हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि वो 3 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शार्क्स वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो 3 मिनट अपने को सब प्रिपेयर करना होता है एंड वो 3 मिनट बोलना पड़ता है। उसके बाद से फिर क्वेश्चन फायर होना शुरू करते हैं एंड उसके बाद शार्क्स जो रहते हैं ना, मतलब जो मेरी पहली वाली पिच थी, जैसे वो ख़त्म होती है तो शार्क्स चले जाते हैं बैक स्टेज, उनकी ग्रीन रूम में चले जाते हैं। तब तक वो पूरा सेटअप लगाती है, उनकी टीम पूरा सेटअप लगाती है एंड फिर वो जब डायरेक्टर उनको कॉल देता है कि नाउ द सेट इज़ रेडी, यू कम करके, फिर वो देखते हैं पहले कि क्या है। उनका आइडिया लग जाता है कि अरे ये अच्छा आईवेयर है या फिर स्पोर्ट्स है या फिर फूड है। फिर वो सीट हो जाते हैं, फिर टीटेड हो जाते हैं, फिर डायरेक्टर उनको एक्शन बोलता है। फिर हम 2 मिनट के बाद फिर हमारा एंट्री होता है एंड एंट्री होते ही हम लोग को बोला जाता है कि जैसी म्यूज़िक थोड़ा वो शार्क टैंक का थीम म्यूज़िक थोड़ा डाउन हो जाएगा, देन यू हैव टू स्टार्ट योर पिच। 3 मिनट तक बिल्कुल भी आपको ये नहीं किया जाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं एंड जब मेकअप मैन जब या फिर माइक वाले लोग जब माइक लगाते हैं, उनमें से फिर वो लोग बताते भी है, सर देखिए भूले नहीं होना है, ये लोग शार्क्स है आपकी कंपनी। तो आपको मतलब वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली हमको बता देते हैं कि आपको भी फाइट करना है, आप डरो मत करके। तो वो थोड़ा इनडायरेक्टली हमको बता देते हैं। या फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं वो हमको जस्ट शूट से 2 मिनट पहले बता देते हैं कि दीज आर द शार्क्स एंड दे विल ट्राई टू क्या बोलते हैं डिमोरलाइज यू, बट आपको भी ये नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा हमें फाइटिंग स्पिरिट उधर ही जगा देते हैं एंड राइट आफ्टर द पिच वो उनकी टीम आती है, फिर वो पोस्ट इंटरव्यू वगैरह होता है, प्री इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद फिर वो हमको ड्यू डिलीजेंस का बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। फिर उसी दिन वो ऑप्शन देते हैं कि अगर लेट एंड हो जाए तो उनके होटल में रुक सकते हो, या फिर मेरे साथ तो एक बड़ा फ़नी किस्सा हुआ है यार। मतलब मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, मैं होटल में जब गया रात को तो उधर ना कुछ लड़कियाँ थी, ऐसे छोटी छोटी हाइट थी उनकी, और ऐसे मतलब देवर यंग 21-22 साल की लड़कियाँ थी एंड देवर खा रहे थे, सादे ही था। लोग आके उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। मुझे लगा शार्क टैंक कंटेस्टेंट रहेंगे करके, अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास भी आएंगे करके, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं अपना खा रहा था। अरे ऐसा भी होता है कि शूट होने से पहले ही थोड़े फेमस हो जाते हैं करके। तो वो लोग आए इधर से, उससे मिले, उन लड़कियों से, एक लड़का था, उससे मिले और फिर निकल गए।
फिर मैं उनके पास मुझे आउट मैंने बोला यार इनका फ़ोटो नहीं, इनके साथ फ़ोटो नहीं है, मेरे साथ नहीं गई। मैं बोला चलो इससे बात कर लो। मैंने बोला हाय एक्सक्यूज़ मी, आप ही शार्क टैंक कंटेस्टेंट हैं? मैंने बोला नहीं, हम लोग इंडियन आइडल वाले हैं। ओह, फिर मैंने गूगल सर्च किया इंडियन आइडल कंटेस्टेंट, वो ऑलरेडी फेमस हो चुके थे मुझे। फिर मैंने बाद में देखा शार्क टैंक वाले इधर बैठे थे साइड में, तो बोला भाई रुक जाता है, टाइम आएगा अभी। तो वो इंडियन आइडल, तो मैं ज़्यादा इंडियन आइडल फॉलो नहीं करता, तो मैंने उनको पहचान नहीं पाया था, लेकिन हम लोग पूरे सोनी टी वाले एक ही होटल पे। वो दैट्स अमेजिंग। अरे ना, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे लेट्स से जब हम शार्क टैंक देखते हैं तो हम लोग हमारे टीवी पे या सोनी लिव पे जो भी एक वीडियो चलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स का होता है, जो कि आपका एक पूरा पिच चल रहा होता है। तो क्या रियल लाइफ में जब आप वहाँ पे जाते हैं शार्क टैंक में और शार्क्स के सामने अप्रोच करते हैं, तो ये डील भी सिर्फ 20-30 मिनट में क्लोज हो जाती है? आई मीन इतना ईजी होता है? अरे नहीं 20-30 मिनट में नहीं, ये चलता है मिनिमम 1.5 से 2 घंटा, और किसी किसी का तो 2.5-3 घंटा भी चलता है, अगर शार्क्स ज़्यादा नेगोशिएट करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो दिखाया एडिटेड पार्ट जाता है एंड बहुत कुछ कट किया जाता है उसमें। ये बेसिकली 2-2.5 घंटे चलता है ये सब कुछ, एंड उसका पार्ट फिर 15, 16, 20, 25 मिनट का दिखाते हैं। एंड बहुत लंबा ये होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड लेकिन वो जो डील होती है ना, वो आमने सामने होती है, मतलब बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है। फिर आप ना 20-30 मिनट के बाद भूल भी जाते हो कि आप पे कैमरा लगाए करके, फिर आप एक बार जब फ्लो में आ जाते हो अपना बिजनेस समझाने के लिए, फिर आप भूल जाते हो। पहले जब आप पिच दे रहे हो तो आपको लगता है कैमरा है करके, फिर जब आप नेगोशिएट करते हो, फिर बात करने लग जाते हो ओपनली, तो फिर पता भी नहीं चलता है कि अरे क्या भूल जाते हो आप थोड़ी देर के लिए कि कैमरा शुरू है करके। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। एंड हम लोग इतना घुस जाते हैं उनके साथ, बट मेरे को तो मेजर शॉक ऐसा लगा जब वो शार्क टैंक का गेट खोलता है ना, तो मेरे को सब वो याद आ रहा था कि कैसे हम लोग यूट्यूब पे देखा ना, वो ऐसा दिल के धड़कने बढ़ गए थे, पूरा ब्लैंक हो गया था। वो जो प्रेशर है वो जो बहुत प्रेशर होता है। मेरे को ऐसा लगा 2 मिनट के लिए जो गेट खोला था, ऐसा लगा टीवी ऑन किया है अभी, क्योंकि वो 5 ऐसे सेट जो टीवी पे देखे थे, वो 5 के 5 वो बैठे ना, आगे नमिता बैठी हुई है, पीयूष बैठा हुआ है, एंड इधर अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल ये। लेकिन वो ऐसा नर्वसनेस हुआ कि हम लोग 3 मिनट की पिच आधी तो खा गए, मैं आधी भूल गया मेरे को क्या है समझ है। वही होता है डांस परफॉर्मेंस करने से पहले, जब आप वो एकदम स्टेज पे पहुंचते तो सब भूल जाते हो। दैट्स द सेम हैपेंड आई थिंक। अरे नहीं, मैं तो शो का फैन था ना, तो जैसे ही वो खुला मेरे को लगा टीवी देख रहा हूँ, फिर मैं तो ऐसी मेरे को तो रोना आ रहा था, मेरे को लग रहा था अरे आप कहाँ पे आ गया भाई, मजाक में रियलिटी हो गई। मैं तो फॉर्म भरते जा रहा था, मतलब उनके 4 फेजेस होते हैं। पहला फॉर्म आया, वो सोनी लिव पे भरा, उसके बाद फिर 1 महीने बाद बोला कि सेकंड राउंड है, फिर वो फॉर्म भरा, फिर बोला तीसरा राउंड है, फिर ये फॉर्म भरा, बढ़ते जा रहा था। मेरे को तो एक्सपेक्ट भी नहीं था, मेरे को लग रहा था कि एक स्टेप पे आउट हो जाऊंगा करके। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि लेट्स से जब आप शार्क्स के सामने शार्क टैंक में आते हो, उससे पहले भी आपको राउंड्स होते हैं, राउंड ऑफ पिचेस होते हैं? एक्चुअली जो सेकंड लास्ट राउंड होता है ना, वो मुंबई में होता है। वो एक बैंकेट हॉल या फिर जैसे वो कॉन्फ्रेंस ऑन बुक पे वो बुलाते हैं हमको, एंड वहाँ पे ना थर्ड एजेंसी होती है, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी, जो कि डमी शार्क्स बन के इंटरव्यू लेते हैं। सो वो इंटरव्यू काफ़ी मेन होता है, क्योंकि उसके बाद वाला वो 1500 के आसपास कुछ लोग आते हैं उसमें, एंड अराउंड 150 लोग स्टूडियो राउंड पर मिल पाते हैं। तो वो आखिरी राउंड होता है। उसके बाद फिर यशराज का स्टूडियो है, जहाँ पे आपको फिर आपको ये करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है। तो वो राउंड था जिसपे डमी 3 शार्क्स बैठे हुए थे, एंड मुझे लगता है कि मेरा जो वो राउंड था वो काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि उस राउंड के बाद मेरे को लग गया कि भाई तू आने वाला है अभी। क्योंकि वो राउंड जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था वो पिच देखे उस होटल में, तो वो जो 3 डमी शार्क्स थे उनकी स्माइल से मैं समझ गया। वो कुछ बताते नहीं है वैसे, कुछ भी चीज़ वो आपको कंफर्म बताएंगे नहीं, विल लेट यू नो करके बोलेंगे, और कभी किसी का पर्सनल नंबर देते नहीं है वो या कुछ नहीं। तो लेकिन मैं उनकी आंखों में देखा, मुझे समझ में आ गया काम हो गया करके। दैट्स अमेजिंग मैन। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे ख्याल से हर एक पर्सन जो ये पॉडकास्ट देखने वाला है सबके लिए हेल्पफुल है, कि आप ऐसी कौन सी 3 टिप्स देना चाहोगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार, इट इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन शार्क टैंक? मतलब 3 ऐसी टिप्स। ओके, पहली बात तो है ना,
फॉर्म भरते हुए ना कभी कोई आलस मत करो। मतलब मैं जब फॉर्म भर रहा था ना, उसमें कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं थी कि आपको इतने वर्ड्स में ये आंसर देना है, आप कितना भी लिख सकते हो उसमें जब आप उसका फॉर्म दोगे। तो वो चाहते कि बड़ा बड़ा लिखे। तो मैंने वो फॉर्म इतना लंबा था, मुझे इतना 7 दिन लग गए वो फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मैं इतना कौन लैपटॉप के सामने बैठ के पूरा फॉर्म भरना है। लेकिन फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि यार ये फॉर्म में इतने सारे क्वेश्चंस है, ये फॉर्म भर भी देगा ना पूरा तो तेरा बिजनेस और क्लोजली जानेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही ऐसे थे, आपका विजन क्या है, आपने कैसे शुरुआत की थी, एंड आपका अभी ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका कोई बिजनेस प्लान रिटर्न है तो वो बिजनेस प्लान का PDF अपलोड करना होता है वहाँ पे। तो बिजनेस प्लान, एंड व्हेन यू राइट समथिंग यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैं वो जो बिजनेस प्लान बना रहा था, मुझे मेरा बिजनेस समझ आ रहा था। वो 7 दिन का फॉर्म भरते भरते मुझे मेरा बिजनेस ऐसा रिवाइज हो गया कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ। दैट्स ग्रेट। तो दिस इज़ व्हाट ये था। तो वो फॉर्म भरना मेरे लिए बहुत सीरियस है, बहुत लंबा फॉर्म होता है वो। और जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते जाते हैं। एंड सेकंड टिप मैं आपको दूंगा कि आप ना कुछ भी ना स्क्रिप्टेड मत करो, आप रट्टा मत मारो, बी वॉट एवर यू आर। बिकॉज आप कोई SSB इंटरव्यू में जाओगे या फिर किसी रियलिटी शो में भी जाओगे, अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे या फिर आप फालतू का ड्रामा डालोगे जो कि है भी नहीं, जो कि अभी इंडियन आइडल वगैरह या फिर बाकी रियलिटी शोज़ में होता है, गरीबी दिखा के TRP बढ़ाना, वो ज़माना गया। वो 90s या फिर अर्ली 2000 का ज़माना था, जब रो धो के मतलब जब उनकी गरीबी दिखा के फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई जाती थी। अभी लोग स्मार्ट हो गए, अभी उनको मालूम है कि क्या जेन्युइन कंटेंट है एंड क्या स्क्रिप्टेड कंटेंट है। कोई 5वीं का बच्चा भी बता देगा कि ये स्क्रिप्टेड है करके। तो जितना आप, और अभी और वो जो TV चैनल वाले हैं उनको भी पता चल गया कि उनको भी स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न अभी दौर बदल रहा है, दे नीड समथिंग कि वो दिल से आना चाहिए करके। सो मैंने मेरे को-फाउंडर को भी यही बताया था, देख भाई एक भी चीज़ ना बना के नहीं बोलेंगे या फिर ओवर नहीं बोलेंगे या फिर झूठ नहीं बोलेंगे या फिर उसको ना थोड़ा मिर्च मसाला डाल के, जो है ना बी योर सेल्फ करके। एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वी गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि हम लोग जवाब भी ऐसे दे रहे थे जैसे मतलब घर वालों से बात कर रहे हैं। वी वर नॉट फीलिंग प्रेशराइज। जब हम लोग सेकेंड लास्ट राउंड में थे कि हमने बोला कि ज़्यादा क्या होगा, निकल जाएंगे, उसमें क्या है, हमने कब ये क्या था बेस्ट। एंड थर्ड टिप विच आई वांट टू गिव ऑल द पार्टिसिपेंट दोज हू आर ट्राइंग फॉर द सीजन 3, दैट इज़ आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है फॉर्म भरो। लोग ऐसा ही पहली बात सोचते हैं कि यार मैं कहाँ से पहुँच सकता, पहला फॉर्म तो भरो भाई लोग, क्योंकि पहली शुरुआत ही यही है। ओके तो अगर आप लोग सोचोगे कि अरे देयर विल बी सम, मेरे को भी मेरे कंसल्टेंट थे कुछ बोले अरे ये तेरा बिजनेस आइडिया कॉपी हो सकता है, सो शार्क टैंक में मत ज़्यादा ये वो, मैं मतलब सब देख लेंगे जो है वो। तो मैंने पहले फॉर्म भरा, लोग यूँ अरे कल भरूँगा कल भरूँगा कल भरूँगा कल भरूँगा। जिस दिन सोनी लिप पे देखा मैंने भी बोला कल भरूँगा कल भरूँगा, और वो कल कभी आता नहीं एक दिन आया कि यार कभी ना कभी तो कल कभी आता नहीं, तो मैं फॉर्म तो भर, बाकी सब देखा जाएगा बाद में। तो शार्क टैंक का ये था कि फॉर्म भरो, ठीक है। पहला ये है करोगे नहीं तो क्या पता कि कभी होगा ही नहीं करके तुम भगवान के भरोसे बैठे और भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है, वही बात। दैट इज करेक्ट। अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पहला स्टेप हमेशा लेना पड़ता है। दैट इज द रीजन आपको अगला विजन दिखता है। कहीं जाना है तो कहीं से निकलना जरूर पड़ता है। यस। और मैंने ना खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था। मैं बोला मैंने 7 दिन लिए फॉर्म भरने के लिए। मुझे पता था अगर नहीं भी हुआ ना चिल, नॉट अ बिग डील। क्या है पहले कौन सा शार्क टैंक था क्या ज़िंदगी में जो कि फिर भी बिजनेस बना लिया ना, एंड नहीं हुआ तो करते रहे आगे बढ़ते रहे। सो वो इसमें हमने ना शेरपा टेक्निक यूज़ की। तो जो ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं, जो नाइट ट्रैक करते हैं, वो क्या करते हैं टॉर्च लेके जाते हैं। जितना डिस्टेंस वो टॉर्च से दिखता है वो पहले उतना कवर करते हैं। वो पूरा पहाड़ नहीं देखते कि कितना चढ़ना है करके। सो इट्स अ टॉर्च थेरेपी। और जैसे टॉर्च फिलोसफी ऐसे जितना डिस्टेंस टॉर्च से दिख रहा है उतना ट्रैवल करो, फिर आगे का डिस्टेंस ट्रैवल करो, फिर आगे का डिस्टेंस, और ऐसे करके आप पहाड़ पहुंच आगे पहुंच जाओ। अगर यस सो डोंट वरी कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, वरी कि वो टॉर्च कितना डिस्टेंस दिखा रहा है उतना ही अपने को कवर करना है। गो स्टेप वाइज। दैट्स अमेजिंग मैन। एक चीज़ और पूछनी थी मुझे आपसे। जब आप बिल्कुल शार्क टैंक में जो गेट्स ओपन होते हैं, जब आप पिच देते हो, तो वो जो पिच है
वो कम्प्लीटली आप ही पूरी बनाते हो या पीछे बैकएंड में कोई टीम रहती है या कोई एक्सपर्ट्स रहते हैं जो आपकी कंपनी की पहले प्री वैल्यूएशन, इक्विटी कितनी देनी है, कैसे आपको अपने धंधे को, अपने बिजनेस को बताना है, कुछ बताते हैं? तो हमको खुद को डिसाइड करनी पड़ती है, वो कुछ इंटरफेयर नहीं करते उसमें, बस हमको गाइड करते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस वाले लोग भी बैठे रहते हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट वाले भी, वो बताते हैं कि भाई ज़्यादा हो रहा है तेरे, इतना है नहीं करके, लेकिन वो आप पे रहता है करके, एंड वो उसमें हेल्प नहीं करते, सजेस्ट करते हैं। ऐसा कोई हमको बता दें कि नहीं आपका इतना वैल्यूएशन बनता है, अब इतना ही जाएगी, वो अपने पे रहता है। और हमको मुंबई में शूटिंग में आने से पहले हमको बता दिया जाता है 5 दिन पहले कि आपको 3 मिनट का खुद प्रिपेयर करके आना है, अगर कुछ इधर ऊपर नीचे रहता है तो हम लोग वो हमारी टीम के साथ बैठ के पॉलिश करेंगे, तो वो फिर टाइमर लगा के देखते हैं 3 मिनट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और उनकी टीम बस इतना देखती है कि ये बिजनेस इससे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा 3 मिनट के अंदर, कि 3 मिनट के अंदर जो ये बताना चाहते हैं ये है। तो उन्होंने हमको एक ही कहते मेक इट लाइक अ स्टोरी टेलिंग, कि आपने ये स्टोरी की तरह बताइए, ये आपका बिजनेस समझाइए। तो अगर ये स्क्रिप्टेड होता ना, मैं जाता ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो कुछ बंदे होते हैं ना जो ये होते हैं जो पूरा बना के चीज़ें बोलते हैं, ये चैनल वाले भी होशियार, वो दिखाते नहीं है, क्योंकि उसका ना वो चैनल को बैकफायर करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे जो ज़्यादा ड्रामेटिकल पेजेस हो रहे हैं ना, जो मगरमच्छ के आंसू आ रहे हैं या फिर जो फालतू के आंसू आ रहे हैं, वो लोग भी इरिटेट होने लगते हैं। एग्जैक्टली, तो दैट इज़ द रीज़न। और शार्क टैंक वाले जो लोग ना कौन देखते हैं, जो कि वर्किंग क्लास है, जो मतलब जो बिजनेस क्लास थोड़ा समझदार हैं भी देखिए, तो उनको ये ड्रामा वामा नहीं समझ आ रहा है, वो डेली ऑडियंस अलग है, ऑडियंस अलग है, बिजनेस वाली ऑडियंस है, फाइनेंस वाली ऑडियंस है, ये वाली सारी ऑडियंसेस जो यस, और उनको ये पसंद नहीं है, एग्जैक्ट, और उनको ये रियलिटी पर ये पसंद नहीं, वो इरिटेट हो जाते हैं इससे। यस, और जैसे आपकी ऑडियंस है जो कि धंधा समझना चाहती है, इसलिए आपके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करती है या फिर आपका पॉडकास्ट देखती है, क्योंकि जैसे आपने IKEA की स्टडी की, जैसे स्टारबक्स की या फिर जितने भी आप बिजनेसेस की स्टडी कर रहे हो, H&M की ITC की आपने MRF की, तो वो जो है ना, वो बंदे वही देख पाते हैं कि जिनको बिजनेस की समझ है या फिर उनको कुछ ऐसा कुछ करना है जो कि इंस्पायर हो रहा है, वो सास बहू वाले, वो फिर वो टिकटॉक वाला ऑडियंस है, वो नहीं इस पे यहाँ पे। तो शार्क टैंक का ऑडियंस ही अलग है, उनको वो नहीं पसंद अभी। करेक्ट, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ मिलके और काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि शार्क टैंक होता कैसे है, एक्चुअली अप्लाई कैसे करना होता है। और एक चीज़ जो मुझे लिटरली आपसे सीखने को मिली ना, वो ये है, मेरे ख्याल से 99.9% लोग ना, उनके दिमाग में होता है कुछ बड़ा करना है, बट वो लोग फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। तो आपने वो पॉइंट बोला ना, फॉर्म भरने वाला, वो बहुत सही रीज़न है, सही एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी, अगर आप देख रहे हो, इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, और अगर आप में कुछ इंस्पिरेशन है, आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो पहली चीज़ करना है, वो चीज़ है आपको पहला स्टेप लेना है। अगर आप पहला स्टेप लोगे, कुछ भी करोगे, वो छोटा सा फॉर्म भी हो सकता है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, जो एक बड़ा चीज़ करने के लिए छोटी सी चीज़ करनी होती है ना, वो आपको इनिशियली स्टार्ट करना होता है। और दूसरा, अनिरुद्ध ने जैसे बताया कि जहाँ तक आपकी टॉर्च जाती है ना, जहाँ तक दिखता है, वहाँ तक जाते जाओ, आगे का रास्ता खुद ही दिखने लगा। चलिए, ऑल राइट अनिरुद्ध, आपके साथ डिस्कशन करके बहुत मजा आया, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ आप ड्रॉप करो, अनिरुद्ध डेफिनेटली आंसर करेंगे। ये मेरा बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आपके ऑडियंस में मैं भी आता हूँ, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द थिंग्स। जिसके रील्स देख के मुझे बिजनेस समझ आ रहा था, आज उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब जिसका फ़ैन था, आज उसके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब अभी भी वो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आप ना खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप। क्योंकि हम लोग डिनर में जब डिनर करते थे, यूट्यूब पे विजय सर के वीडियो देखते थे, एंड आज उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। 2 महीने पहले की बात है, मैं इनकी वीडियोस देख के ना, इनकी केस स्टडीज देख के मैं मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता था वो, मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। इट्स अ बिग थिंग एंड बिग पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी। तो जो भी धंधे वाली क्लास है अपने देश की, उनको मैं एक भी बताना चाहता हूँ कि सोचो, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे जैसा बंदा बेरोजगार इंजीनियर अगर शार्क टैंक में जा सकता है और विजय सर के सामने आज बैठ के इंटरव्यू दे सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में।